सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आप सबको याद होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी सामने लानी पड़ी, जो कि लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ मानती है। यूं तो पार्टिकल से बने हुए मानने की थ्योरी सबसे पहले न्यूटन ने दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद बीच में वेव थ्योरी आ गई थी, लाइट वेव से बनी होती है। और वेव थ्योरी ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सब कुछ वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। मगर जो दो नए एक्सपेरिमेंट आए थे, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसी भी तरह से वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही नहीं पाए। इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर वही पुरानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को का नया रूप, जो कि मैक्स प्लैंक ने दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, कि लाइट छोटे छोटे क्वांटा से बनी होती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से बनी होती है, जिसकी हर एक पैकेट की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है लाइट की। तो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक्सप्लेन हो गया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये दो चीजें एक्सप्लेन हो गई थी। अब हमें दोबारा से वही बोहर्स, वो जो हमने पढ़ा था पुराना मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड की मॉडल की दो ड्रॉबैक्स थी। हम दोबारा से उस दो ड्रॉबैक्स के आगे फिर कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए उनके एक स्टूडेंट नील बोहर ने अपना बोहर्स मॉडल दिया, जो कि एक ऑल टाइम हिट मॉडल था और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हालांकि फिर आगे के समय में क्वांटम फिजिक्स को तो बोहर्स मॉडल भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मगर अपने समय की बहुत सारी चीजें बोहर ने एक्सप्लेन की और यूं कहें कि अपने समय से वो काफी आगे भी निकल गए थे। तो हम अब दोबारा से आते हैं बोहर्स मॉडल पे। देखिए, बोहर्स मॉडल तीन पॉस्टुलेट्स बेस्ड है। उनका पहला पॉस्टुलेट है कि जो हमारे गुरु रदरफोर्ड ने कहा वो एकदम सही है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है एटम के, और एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। यहां तक तो आपको याद होगा रदरफोर्ड जी ने भी बताया था। रदरफोर्ड ने भी कहा कि सारा सबका सब मास और चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहां तक रदरफोर्ड की ही बात आगे ले गए नील बोहर। मगर इसके बाद सेकेंड स्टेप, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में कमी आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन यहां गिर क्यों नहीं जाता। आपको याद होगा तो मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस हाईली पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गिर क्यों नहीं जाता। तो उसका बहुत ही बढ़िया जवाब नील बोहर देंगे। बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल। इन सब में किसी में भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, मगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा किस ऑर्बिट में। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो। फिर से ध्यान दें, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहां n कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ पाई। तो उसे अप्लाई कैसे करें, देखो मान लीजिए न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम है 2h/2 पाई। तो ठीक, ये 2 इंटीजर है, तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, पाया जाएगा। अब हम इस ऑर्बिट में आए, मान लो यहां पे एंगुलर मोमेंटम है 3.5h/2 पाई, ये n इंटीजर नहीं है, तो यहां ये ऑर्बिट खत्म कर दो, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा तो ऑर्बिट पाया ही नहीं जाएगा, ये ऑर्बिट कैंसिल। अब हम देखते हैं जो ये तीसरा ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर है 6h/2 पाई, तो 6 तो एक इंटीजर है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसमें मान लो एंगुलर मोमेंटम है 7.5h/2 पाई, इंटीजर नहीं है, ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, मिटा दें इसे, ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्बिट पाया ही नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं घूम रहा तो कैसा ऑर्बिट। फिर इस ऑर्बिट में मान लीजिए है 8h/2 पाई, 8 यहां पे इंटीजर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये 3 ऑर्बिट ऐसे हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और यही 3 ऑर्बिट एटम्स में पॉसिबल होंगे, इन्हीं 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इन ऑर्बिट्स में ऐसे ऑर्बिट्स जो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई, जो ऑर्बिट ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उन ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का अर्थ, स्टेशनरी शब्द का अर्थ जैसे होता है रुका हुआ, तो यहां पे स्टेशनरी ऑर्बिट का अर्थ रुका हुआ ऑर्बिट नहीं है। यहां स्टेशनरी वर्ड से मतलब है कि इन ऑर्बिट्स में जो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी होती है, मींस ना बढ़ेगी ना घटेगी, और इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहेगा। तो जब स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगी, ना वो एनर्जी देगा और ना लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी दे रहा है ना ले रहा है, तो वो क्यों न्यूक्लियस में गिरेगा। तो रदरफोर्ड की पहली ड्रॉबैक इस तरह से नील बोहर ने एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने बताया, जो मैक्सवेल ने पूछा था कि क्यों नहीं गिर जाता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन में वो एक क्राइटेरिया पूरा करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होता है। इट मींस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन आ रही है वो इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपिटल फोर्स से कैंसिल हो जा रही है, और इलेक्ट्रॉन पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में आराम से घूमेगा, ना एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा, यही स्टेशनरी ऑर्बिट है। इस तरह से रदरफोर्ड का पहला पॉइंट नील बोहर ने क्लियर कर दिया, जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। दूसरा दूसरा रदरफोर्ड में कमी निकाली गई थी कि डिसकंटिन्यूअस क्यों मिलता है स्पेक्ट्रम, आपको याद है, उसको भी बोहर ने एक्सप्लेन किया कि क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है स्पेक्ट्रम। देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग ऑर्बिट्स है।
के एल एम एन ऐसे करके शेल्स के नाम बोर ने रखे थे। और मान लीजिए इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी है E1, जो यहाँ घूम रहा है उसकी E2, जो यहाँ घूम रहा है उसकी E3, जो यहाँ घूम रहा है उसकी E4। और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाता है। मतलब इसकी एनर्जी अगर 10 होगी तो इसकी होगी 20, तो इसकी 40, तो इसकी 60। इस तरह से एनर्जी बढ़ती जाती है, ऑर्बिट की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी, क्योंकि वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो नील बोहर ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, या अंदर से बाहर जाएगा, सिर्फ तभी ही एनर्जी का एक्सचेंज पाया जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है तो जाहिर है ऐसे में उसको अपनी एनर्जी लूज करनी होगी। भाई 60 की पोजीशन से 20 की पोजीशन में जा रहा है तो 40 की एनर्जी जो उसके पास एक्स्ट्रा है उसको वो लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से अंदर की तरफ आता है तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लूज कर देता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे आपको अगर हाई क्लास से लो क्लास में जाना है तो आपको अपने पैसे रुपए और सब जितनी भी हाई क्लास वाली चीजें छोड़नी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से उसे हाई क्लास से लो क्लास में जाना है तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज कर रहा है। अच्छा, अब ये कितनी एनर्जी लूज करता है ये हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ की एनर्जी E4 है, यहाँ की E2, तो हम कहेंगे E4 माइनस E2 इज इक्वल टू H न्यू, क्योंकि यही एनर्जी का डिफरेंस EM वेव बना है। तो इस EM वेव का अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और जो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी तो फ्रीक्वेंसी की जगह C अपॉन लैम्डा रख के, C स्पीड ऑफ लाइट है, हम सबको पता है, 3 × 10⁸ इसकी वैल्यू होती है, लैम्डा है वेवलेंथ। तो हम इस EM वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह नील बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाता है तो तभी वो EM वेव इमिट करता है, हर वक्त नहीं करता है। तो कभी कभी EM वेव इमिट करता है, इसीलिए स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ऐसा हमेशा तो होता नहीं। जब एनर्जी मिली कहीं बाहर से या एब्जॉर्ब हुई कहीं एनर्जी तब ऐसा होता है। तो EM वेव कभी कभी निकलती है, इसीलिए स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होती है सेम फॉर्मूला, बस वहां पे हम E2 पहले लिख देंगे। E2 माइनस E4 इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। जाहिर है कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी, और माइनस का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अपने गुरु रदरफोर्ड का बदला मैक्सवेल से बौद्धिक स्तर पे नील बोहर ने ले ही लिया। बोहर्स मॉडल से कई सारी चीजें और हमें मिलती हैं, जैसे कि पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, सीरीज मिलती है लाइट्स की। उन्होंने बताया कि अगर हायर सेल से लोअर सेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका फॉर्मूला भी उन्होंने बताया किस तरह फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहीं से भी रेडिएशन आती है, फर्स्ट ऑर्बिट तक आता है, जैसे सेकंड से इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट पे आए, या थर्ड से आए फर्स्ट पे आए, फोर्थ शेल से आए इलेक्ट्रॉन लेकिन फर्स्ट तक आए, फिफ्थ शेल से आए लेकिन फर्स्ट तक आए। ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट तक आता है तो जो लाइट निकलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं हर ट्रांजिशन पर, इन्हें हम लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन सीरीज, ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन, या लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन, लाइमन सीरीज की तीसरी लाइन, लाइमन सीरीज की चौथी लाइन। क्वेश्चन आता है कि लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हम लोग अभी एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा आगे, जिसमें हम 3 और 1 को रख लेंगे इनिशियल और फाइनल में और कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सीरीज देख लेते हैं। तो पहले है लाइमन सीरीज। इसके बाद अगर कहीं भी किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड तक आता है, सेकंड शेल तक, जैसे थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो जो सीरीज बनती है वो बामर सीरीज कहलाती है। बामर सीरीज एकमात्र सीरीज है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आती है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, हम इसे देख नहीं सकते। बामर सीरीज के बाद अगर कोई लाइट थर्ड शेल तक आती है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल तक आता है, चाहे वो फोर्थ से थर्ड में आए, चाहे फिफ्थ से थर्ड में आए, या एक और बना लेते हैं, इससे आए चाहे इससे आए, ये जो सीरीज बनती है इसे पैस्चन सीरीज कहते हैं। पैस्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन फोर्थ तक आए, जैसे फिफ्थ से फोर्थ में आया, सिक्स्थ से फोर्थ में आया, सेवेंथ से फोर्थ में आया, तो अब जो सीरीज बनती है वो ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, फिफ्थ तक आए, जैसे सिक्स्थ वाले ऑर्बिट से फिफ्थ में आया, या सेवेंथ वाले ऑर्बिट से फिफ्थ में आया, तो ये जो सीरीज बनती है इसे फंड सीरीज बोलते हैं। पी साइलेंट होता है, फंड सीरीज। फंड सीरीज की पहली लाइन, फंड सीरीज की दूसरी लाइन। इस तरह से ये पूरी सीरीज बोहर मॉडल में दी गई, और नील बोहर ने पूरे हर लाइन का, आपको यकीन करना मुश्किल होगा, हर लाइन का रेडिएशन निकाला और सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट की, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मेल खाती थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं यहां पे वो फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे हम लोग को आइडिया होता है कि क्या करना होता है। डेल्टा E is equal to 2.18 into 10 to the power of 10 to the power of -18 in bracket 1 upon n initial का स्क्वायर minus 1 upon n final का स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। एन इनिशियल का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे था, एन फाइनल का मतलब है अब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया। तो जैसे अगर आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए कि बामर सीरीज की थर्ड लाइन का की एनर्जी बताओ, या फ्रीक्वेंसी बताओ, या वेवलेंथ बताओ, कुछ भी पूछा जाए, तो पहले आपको बामर सीरीज की थर्ड लाइन, बामर सीरीज
तब बनती है जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए सेकंड पे आए, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से। हमें कहा गया बामर सीरीज की थर्ड लाइन, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन तो आती है थर्ड से, सेकंड लाइन आती है फोर्थ से, और थर्ड लाइन आ रही है फिफ्थ से। तो इस फॉर्मूले में हम एन इनिशियल की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर। एन फाइनल की जगह, चूंकि बामर सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड में, एन फाइनल की जगह हम 2 रखेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखिए, अगर हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फॉर्मूले में पहले एनर्जी निकालनी होगी, फिर E इज इक्वल टू एच न्यू रख के आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जहां बस ये कांस्टेंट बदल जाएगा। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 की जगह 3.29 इंटू 10⁻15 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद अपनी सफलता से एक्साइट होकर बोहर ने कुछ और भी फॉर्मूले दिए हैं जो आप लोग को याद होना चाहिए, जैसे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला। जो सबसे छोटा ऑर्बिट होता है उसे बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं, और उसका रेडियस होता है 0.0529। तो इस उसी बोहर्स ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करके हम बाकी के भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कोई भी nth ऑर्बिट हो, तो होता है 0.059 इंटू एन स्क्वायर, जहां पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट का हमें रेडियस निकालना हो वो n की जगह हम रख देंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम है तो फॉर्मूला यही रहेगा, हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर भी रखा जाएगा। जैसे हीलियम है तो 2 रख लिया जाएगा, एटॉमिक नंबर भी रखा जाएगा। इससे रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला बोहर ने दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से लगा रहा है चक्कर, उसे निकालने का फॉर्मूला। टू 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू Z अपॉन n, जहां Z है एटॉमिक नंबर और n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें बोहर्स मॉडल से निकल के आती है, और इससे ज्यादा बहुत फालतू कुछ आपको बोहर्स मॉडल में नहीं पढ़ना है। तो आपने देखा लाइमन बामर सीरीज के बारे में भी और बोहर्स मॉडल के बारे में भी देखा। तो बोहर्स मॉडल आप पूरा देखकर इसे
वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखना हो देख के समझ लें, और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। अगला टॉपिक, अब बोहर्स मॉडल को भी 2 सीरियस ब्लो मिले थे, जिसे बोहर्स का हम ड्रॉबैक देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगा। ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, तो इनका ड्रॉबैक ये था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो लाइट निकलती है, इस लाइट को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं, तो ये लाइट कई लाइट्स में टूट जाती है और फिर बाहर निकलते ही एक हो जाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक रेडिएशन नहीं है, किसी एक ट्रांजिशन से नहीं आ रही, बल्कि एक कई लाइट्स की एक बीम है। तो ये सारी लाइट्स कहां से आ रही है, जबकि बोहर ने तो बताया कि एक ट्रांजिशन से एक लाइट निकलती है। इसका मतलब कई ट्रांजिशंस हो रहे होंगे, तो कई लाइट्स निकली जो कि एक बीम के रूप में बाहर आती है। इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर। दूसरा, यही लाइट जब मैग्नेटिक फील्ड से पास की जाती है, नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो फिर यहाँ के रेडिएशन फिर से बट जाता है कई पार्ट में और फिर बाहर निकलते ही एक हो जाता है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट ने बहुत सीरियस ब्लो दिया बोहर्स मॉडल को। तो ये ड्रॉबैक थे बोहर्स मॉडल के। तो ठीक है बच्चों, आज बोहर्स मॉडल हमने पढ़ा। बोहर्स मॉडल पूरा एक साथ पढ़ाने का मतलब है कि एक साथ दिमाग में आप लोग के बैठ जाए, और कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मैं अलग से उत्तर दे दिया करूंगा। थैंक यू।